हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीए इंटरमीडिएट के टैक्सेशन पेपर का एमसीक्यू वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। इट इज दिस पेपर इज बेस्ड ऑन सितंबर 25 एग्जामिनेशन। तो देखिए, ये पेपर में एज एक्सपेक्टेड आपको 4 केस स्टडीज आई थी। 2 केस स्टडीज इनकम टैक्स की और 2 केस स्टडीज जीएसटी की, और उसके अलावा एक एक क्वेश्चन 1 मार्क का और 2 मार्क का आता है इनकम टैक्स और जीएसटी से। तो 15 मार्क्स का पेपर इनकम टैक्स का है और 15 मार्क्स का पेपर जीएसटी से रिलेटेड है। अब इसमें जो मार्किंग है मेरे शीट में, ये जरूरी नहीं है कि वो फाइनल आंसर करेक्ट है, क्योंकि वो कोई स्टूडेंट की मार्किंग है। सो आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन अलॉन्ग विद द करेक्ट आंसर। तो जब भी मैं केस सिनेरियो का क्वेश्चन लेता हूं तो मैं पहले ये देखता हूं कि क्वेश्चन पूछा क्या है केस सिनेरियो पढ़ने के पहले। सो आपको 3 क्वेश्चन है पहले केस सिनेरियो पे बेस्ड। आपको पहला क्वेश्चन पूछा है, assume other incomes of Sudipto and Shanu is 55 lakhs and 11 lakh rupees respectively. Which of the following statement is correct in this respect? So आपको ये statements दिए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा statement correct है। So dividend income taxable होगा क्या, clubbing provision apply होगा क्या, वो बात कर रहे हैं। So let us see the case scenario given. अब जनरली क्या होता है आईसीआई के क्वेश्चंस में, पहले भी केस स्टडीज में ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो केस सिनेरियो रहता है उसके 3 पैराग्राफ रहते हैं। पहले पैराग्राफ पे बेस्ड पहला क्वेश्चन आता है, सेकंड पैराग्राफ पे बेस्ड सेकंड क्वेश्चन, एंड थर्ड पे बेस्ड थर्ड क्वेश्चन। तो इट इज वेरी इजी एक्चुअली। ये केस सिनेरियो का ज्यादा आपस में इंटीग्रेशन रहता नहीं है। सो लेट अस सी। सुदीप्तो, अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एजेड 54 years, gifted shares of an Indian company listed on a recognized stock exchange in India to his friend Shanu to help him financially on 1/4/2024. The gift deed states that the shares will be transferred back to Sudipto in the event of death of Shanu. तो डेथ होगी तो ही ट्रांसफर होगा। तो अभी डेथ के बाद में अगर ट्रांसफर होता है तो हम उसको बोलते हैं इररिवोकेबल ट्रांसफर। इफ द ट्रांसफर इज मेड आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी, आई मीन इफ द एसेट कम्स बैक टू द ओरिजिनल ट्रांसफरर आफ्टर द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी, तो उसको इररिवोकेबल ट्रांसफर की ही कैटेगरी में काउंट किया जाता है। नाउ उसने फ्रेंड को गिफ्ट किया है और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स वाज 54 lakhs, तो डेफिनेटली फ्रेंड के हाथ में तो वो टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 56(2)(10). बट आपको क्वेश्चन पूछे डिविडेंड के बारे में। शानू रिसीव्ड ग्रॉस डिविडेंड ऑफ ₹4,50,000 ऑन दीज शेयर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। नाउ इफ एसेट्स आर ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ऑन अ रिवोकेबल बेसिस, अगर आपने एसेट रिवोकेबल बेसिस पर ट्रांसफर कर दिया है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर उस केस में क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। बट यहां पर जो एसेट का ट्रांसफर है आप देख सकते हैं वो इररिवोकेबल ट्रांसफर है, मींस द एसेट हैज बीन गिफ्टेड बाय सुदीप्तो टू शानू। सो इन दिस केस द डिविडेंड रिसीव्ड बाय शानू विल बी शानूज इनकम ओनली। सो इसमें से जो ऑप्शन ए है वो बोलता है कि डिविडेंड शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शानू एज क्लबिंग प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई। उनकी अदर इनकम्स दी है बट उसका कोई यूज नहीं है। Dividend income shall be clubbed as this is a case of transfer without adequate consideration. So ऐसा cover नहीं होगा because it is not a revocable transfer. And dividend income shall be taxable in the hands of Sudipto as his income is other than dividend income other than dividend is higher. ऐसा भी कुछ provision नहीं है। And dividend income अभी तो exempt नहीं है। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। एक बार मैं आपको क्विकली उसका प्रोविजन जो है वो बता देता हूं। सो आप देख सकते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम, यस ये देखिए क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर है हमारी किताब का। उसमें पहला दिया है वेयर इनकम इज ट्रांसफर्ड विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो क्लबिंग होता है जनरली, फ्रेंड को भी दिया तो भी। दिस इज नॉट दैट केस। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ इनकम बाय रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो यहां पर ट्रांसफर रिवोकेबल नहीं है बिकॉज इसको रिवोकेबल मानते हैं अगर वो प्रोविजन फॉर रीट्रांसफर रहता है। आपको लिखा हुआ है कि ट्रांसफर विल बी डीम्ड टू बी इररिवोकेबल इफ एन एसेट ट्रांसफर्ड इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी। तो यहां पर शानू के लाइफ टाइम में वो एसेट वापस नहीं मिलने वाले सुदीप्तो को। सो देयरफॉर द क्लबिंग प्रोविजंस शैल नॉट अप्लाई, नाइदर आर दे अंडर एनी काइंड ऑफ रिलेशन सच एज हस्बैंड एंड वाइफ और से फादर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ एटसेट्रा। तो वो रिलेशन वाला भी केस नहीं है ना माइनर चाइल्ड वाला केस है। सो देयर विल बी नो क्लबिंग प्रोविजंस एंड द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन ए। Dividend will be taxable in the hands of Shanu as clubbing provisions will not apply. Next question पूछा है,
Which of the following statement is correct as far as the clubbing of salary of Swati is concerned? तो स्वाति की सैलरी क्लब कब होगी देखते हैं. तो आपको उसके बारे में ये पैराग्राफ दिया है. Sudipto is engaged in the business of retail trade as a proprietor. During the financial year 21-22, he paid 25,000 per month to his wife Swati. So Swati is his wife as salary, being the marketing in charge. तो अगर एक असेसी अपने बिजनेस में से अपने स्पाउस को अगर सैलरी देता है जिसके लिए वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है तो क्लबिंग होती है बैक इन द हैंड्स ऑफ द असेसी. स्वाति डज नॉट हैव एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस. The income was clubbed in the hands of Sudipto as per clubbing provisions in the financial year 21-22. तो इसकी क्लबिंग ऑलरेडी हुई थी पहले 21-22 की. आपको पूछ रहे हैं कि अब जो सैलरी मिल रही है उसके बारे में. Swati started her MBA studies and did not get any salary from April 22 to December 24. She completed her MBA marketing course on 1st December and again joined her husband's business and started getting 55,000 per month as salary, which is as per the market norms. तो ये market norms के हिसाब से है. So means she is now being paid salary now that she has adequate qualification. So अब clubbing provision attract होना नहीं चाहिए. So the answer option A seems to be correct. Salary of Swati will be taxed in her hands as now she has the required qualification for the job. Will not be continued to be clubbed until Sudipto till the assessing officer is satisfied. ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बीच में ब्रेक भी हुआ है ना. She did not receive any salary for almost 2.5 years. तो वो तो ऐसा तो नहीं होने वाला है. Now she is qualified enough. It will be taxed in the hands of Sudipto or Swati whosoever income is higher. ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है. वो तो तब होता है जब दोनों स्पाउस का बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और दोनों स्पाउस विदाउट एडिक्वेट क्वालिफिकेशन सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं. And as a part of tax planning, Swati has the option. ऐसा भी कुछ नहीं है. So we will go with option A. Option A would be correct. Then थर्ड क्वेश्चन पूछा है अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D. तो इसका अभी तक की दी हुई इंफॉर्मेशन से कुछ संबंध नहीं है. इन द हैंड्स ऑफ Sudipto, assuming he has opted out of the default tax regime. So डिडक्शन तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम के बाहर गए तो ही मिलता है. So अब देखिए Sudipto की एज 54 दी है एंड Sudipto इज रेसिडेंट इंडिविजुअल. अब उन्होंने 80D में उनको डिडक्शन कितना मिलेगा वो देखते हैं. During the financial year 24-25, Sudipto paid 54,000 as medical insurance premium by way of an account pay check for his senior citizen parents who are non-residents. Now, in India, for the purpose of taxation law, only resident senior citizens are considered as senior citizen. So, जो 50,000 का expanded limit है deduction का, even parents के लिए जो आप पे करते हो, that is available only if the parents are resident senior citizens. यहाँ पर parents senior citizen है मतलब एज 60 एंड अबव होगी लेकिन पेरेंट्स नॉन रेसिडेंट हैं तो फिर यहां पर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो वी विल लिमिट द डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80D टू ₹25,000. जस्ट बिकॉज द पेरेंट्स आर नॉन रेसिडेंट द डिडक्शन इज नॉट बार्ड. डिडक्शन फिर भी मिलेगा बट इट विल बी लिमिटेड टू ओनली ₹25,000 बिकॉज 50,000 की एक्सटेंडेड लिमिट तभी लगती थी अगर पेरेंट्स रेसिडेंट होते थे तो. सो दिस शुड बी द आंसर एज पर मी. रिमेनिंग 54,000 में से 25,000 का डिडक्शन मिलेगा. रिमेनिंग का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन केस सिनेरियो नंबर 2. इसमें आपको अगेन अब 3 क्वेश्चंस दिए हैं बेस्ड ऑन दिस 4, 5, 6. तो लेट मी रीड द क्वेश्चन क्विकली. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एज फार एज द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कंसर्न. तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कौन सा मानेंगे कौन सा नहीं मानेंगे उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिया है. सेकेंड, assume Shubh pays the arrears of rent to Reenu. तो arrears of rent का ट्रीटमेंट क्या होगा तो आपको पता है arrears of rent सेक्शन 25A में 30% डिडक्शन के बाद टैक्सेबल होता है तो वी विल सी दैट. एंड विथ रिस्पेक्ट टू बायबैक ऑफ शेयर्स तो तीनों अलग अलग मैटर दिख रहे हैं. लेट अस सी. फर्स्ट, Reenu, a resident individual aged 48 years, owns 2 flats A and B in Hyderabad. She lives in flat A and gave flat B to her in-laws for their residential purposes. So ये 2 फ्लैट्स वो ओन करती है. सेकेंड फ्लैट उसने अपने इन-लॉज को दिया है फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस. शी डज नॉट चार्ज एनी रेंट फ्रॉम देम. In the month of April 24, she entered into an agreement to buy flat C from a builder in the same area as her other flats are situated. So now there are 3 flats in question. In the month of September 24, she took possession of flat C and started spending her weekends there after paying a token amount of 11,000. So means the thing is that
Flat C is not registered in her name, but there is an agreement in writing with the builder. Okay, the consideration has been paid or agreed to be paid because token amount दे दिया है, and possession has been received. So as per part performance of contract, Renu will be considered as the owner. She will be deemed to be the owner even for this third flat, flat C. A flat C is also being used for self occupation. Flat A, so she herself lives in that. Flat B में her relatives live in that flat. And flat C, she pays a token amount to the builder and she lives in that flat. तो flat C की भी taxability Renu के हाथ में आएगी. Even if it is not registered in her name, तो registration is not a mandatory criteria. Okay, deemed owner हम लोग मानेंगे. All the three flats are identical in size and other aspects. तो अब आपको इससे related question पूछा है, which of the statement is correct? तो one flat will be treated as self-occupied, whereas the other two flats will be treated as deemed to be let out. तो ये तो बहुत साल पुराना प्रोविजन है, कुछ सालों से दो फ्लैट्स को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने का ऑप्शन आ चुका है. इस केस में इफ नॉट फ्लैट बी, क्योंकि वो मिस रीनू ने उनके इन-लॉज को दिया है, अगर आप इन-लॉज को फैमिली मेंबर में नहीं भी काउंट करो तो भी इट स्टिल इज यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस एंड रेंट इज नॉट बीइंग चार्ज्ड. तो भी आप अगर फ्लैट बी को डीम टू बी लेट आउट मान लो तो भी फ्लैट ए एंड फ्लैट सी जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, दैट कैन बी कंसिडर्ड. एंड सारे फ्लैट्स, तीनों फ्लैट्स आइडेंटिकल हैं. सो ऑप्शन बी हियर सीम्स टू बी करेक्ट. उसमें लिखा है any two flats of her choice will be treated as self-occupied. So she can treat say flat A and flat C as self-occupied, and the third flat, that is flat B, can be deemed to be let out. ऐसा मान सकती है. Option C, flat A will be treated as self-occupied, B will be treated as deemed to be let out, and C will not have any impact on her income. So ये गलत है, because flat C जो है भले वो रजिस्टर्ड नहीं है, but उसको deemed owner मानेंगे. And all three flats को भी self occupied नहीं माना जाता है. So we will go with option B, which is the most appropriate answer. बस यहाँ पर थोड़ा सा डाउट इस चीज का हो सकता है कि ये जो इन-लॉज को रहने के लिए फ्लैट दिया है, क्या उसको भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे क्या? तो अगर मानते हैं तो भी हमारा आंसर सेम है, 2 out of 3 विल बी सेल्फ ऑक्यूपाइड. अगर उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानते बिकॉज इन-लॉज कम अंडर एक्सटेंडेड फैमिली, तो भी फ्लैट ए एंड फ्लैट सी कैन बी कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Then arrears के बारे में क्वेश्चन है नेक्स्ट. She had one more flat D which was let out at a monthly rent of 45,000 to Mr. Shubh during the financial year 21-22. From 21 to 22, Mr. Shubh did not pay the rent for 3 months. तो 45,000 for 3 months ये हो जाता है 1,35,000. अब 1,35,000 का रेंट Renu sold the flat on 31st March. तो she is not the owner of the flat right now. बट आपको लिखा है assume that Shubh pays the arrears of rent to Renu on 28th of June 2024. What shall be the treatment of such rent received if she had to spend 5,000 for such collection? तो अब ऐसे केस में अप्लाई होता है सेक्शन 25A, जिसमें बोला है कि आपको arrears of rent received is taxable in the year in which it is received, but after a flat deduction of 30%. तो इसमें फ्लैट 30% का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 25A, एंड उसके अलावा और कोई डिडक्शन नहीं मिलता है. सो 1,35,000 माइनस 30% करेंगे तो वी विल अराइव एट 94,500. एंड ऑप्शन सी सीम्स टू बी करेक्ट हियर. ऑप्शन ए तो गलत है. इवन इफ शी इज नॉट द ओनर द अरियर्स ऑफ रेंट वुड बी टैक्सेबल. 130 ये इन्होंने 135 माइनस 5 करके कैलकुलेट किया है, नॉट करेक्ट कैलकुलेशन. 89,500, 94,500 में से भी 5,000 माइनस कर दिया है. बट आई डोंट थिंक ये 5,000 अलग से अलाउड रहेगा क्योंकि 30% टुवर्ड्स ऑल एक्सपेंसेस अलाउड रहता है. सो इट विल बी 94,500 विच शुड बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस रीनू. ओके, सो ये हो गया. देन द थर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द केस स्टडी. ऑनेस्टली बताओ तो मुझे ये केस स्टडी जैसी लग नहीं रही है, क्योंकि देखिए पहले पैराग्राफ पे बेस्ड पहला क्वेश्चन आया 4th नंबर का, सेकंड पैराग्राफ पे बेस्ड 5th नंबर का क्वेश्चन आया, एंड थर्ड पैराग्राफ पे बेस्ड 6th नंबर का क्वेश्चन आया. सो देयर इज नथिंग लिंक्ड इन द केस स्टडी विद द अदर इंफॉर्मेशन गिवन, सो इट इज ओके. आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द टैक्सेबिलिटी ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स बाय पीक्यूआर लिमिटेड. ओके, सो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सो देखिए बिफोर 1st October 2024 बायबैक ऑफ शेयर्स यूज्ड टू अट्रैक्ट बायबैक टैक्स जो कंपनीज को पे करना पड़ता था. लेकिन अभी 1st October 2024 ऑनवर्ड्स अगर
डोमेस्टिक कंपनी शेयर का बायबैक करती हैं, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन? In that case, the whole buyback amount received by the shareholder will be taxable as income from other sources. Whole buyback amount. And जो भी shares का cost होगा, it will be considered as a capital loss which can be considered for adjustment against other capital gains. तो आपको लिखा है she owned 5,000 shares of PQR Limited which were acquired on 1st February 2022 for 180 per share. On 1st Jan 25, the company bought 2,000 shares back from her and paid 420 per share to Renew. So 2000 shares का बायबैक हुआ है, 2000 shares के रिस्पेक्ट में 420 per share Renew को मिल रहा है. So which would amount to 8,40,000 if you observe. 8,40,000 would be the amount. Taxable under section 222F. This is the deemed dividend under section 222F. This is based on the amendment made by the Finance number 2 Act 2024. So बिल्कुल ये to 8,40,000 will be taxable. ये स्टूडेंट ने जो आंसर मार्क किया करेक्ट है. बाकी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का कोई यूज नहीं है और बाकी क्या ऑप्शंस गलत हैं यहाँ पर, राइट? 8,40,000 will be taxable, the entire amount of buyback. So this is question number 6. Now 12 मार्क्स का हो गया. अब दो क्वेश्चन और इनकम टैक्स के. एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और एक क्वेश्चन 2 मार्क का है. लेट अस सी द फर्स्ट वन फर्स्ट. आपको पहला दिया है AP and Sons HUF is controlled by अमरेंद्र. आपको पूछा है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ AP and Sons HUF. HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा है. तो अब HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है ऑन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स. अगर HUF का मैनेजमेंट का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इफ इट इज होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट. एंड देन we will check the additional conditions of the karta, whether it will be ROR or R but NOR. Let us see. Controlled by Amarendra, the karta of the HUF. Amarendra, an Indian citizen, stays in country T and regularly visits India. During the financial year 24-25, he visited India for 190 days and managed the affairs of the HUF. Means affairs of the HUF have been managed from India. Even if partly, तो उसको हम लोग resident बोल देते हैं. तो HUF रेसिडेंट है. सो देयरफॉर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो रिजेक्ट हो गए. अब ऑप्शन बी में लिखा है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. ऑप्शन डी में लिखा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट. तो वो उसमें से कौन सा एप्लीकेबल रहेगा, दैट वी विल हैव टू सी ऑन द बेसिस ऑफ द एडिशनल कंडीशंस वेदर दे आर बीइंग सेटिस्फाइड बाय द कर्ता और नॉट. एंड एडिशनल कंडीशंस हम लोग पिछले 7 साल और 10 साल की चेक करते हैं. इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 years he visited India for 70 days each year, and prior to that he was in India for 185 days in every year. So definitely he was a resident of India for at least 2 previous years in the last 10 previous years. But पिछले 7 previous years में उसका total stay 730 days या above होना चाहिए. तो हम लोग जरा कैलकुलेट करेंगे. पिछले 5 years में उसका total stay 5 into 70 350 days था. एंड उसके पहले के 2 साल में 185 डेज, इसका मतलब 370. सो दिस टोटल इज कमिंग टू ओनली 720 days, which is less than 730 as you can say. So if it is less than 730 days, then the कर्ता is not satisfying both the additional conditions. Second additional condition satisfy नहीं हो रही है. So the HUF will be deemed to be not ordinarily resident but not ordinarily resident. So this is the correct option, option D. स्टूडेंट ने ऑप्शन बी मार्क किया है कि कर्ता इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, बट ऐसा नहीं होगा. एक्चुअली इवन द कर्ता विल नॉट बी एन ऑर्डिनरली रेसिडेंट. कर्ता भी नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है और HUF भी. So the correct answer should be option D. Then this question is about TCS, amount of tax to be collected from the remittances or payments made by Ravi. So Ravi, an Indian resident, bought an overseas tour program package from Karthik, also a resident Indian, and a seller of overseas tour program package, tour programs. So and paid 7 lakh rupees as cost. So he also remitted 12 lakh rupees to USA under liberalized remittance scheme of RBI for the purpose of investment in USA. तो TCS की प्रोविजंस की अगर हम लोग बात करें तो TCS इज एप्लीकेबल. ये देखिए मैं TCS का चैप्टर यहां पर खोल रहा हूं. TCS ये रहा, TCS एंड ओवरसीज रेमिटेंस एंड ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज.
टीसीएस के रेट्स और थ्रेशोल्ड्स का अपने को थोड़ा ध्यान रखना होगा। जो टूल प्रोग्राम पैकेज होता है उसमें टीसीएस वुड बी एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 5% ऑन फर्स्ट 7 लाख एंड 20% ऑन द अमाउंट अबव 7 लाख। सेकेंडली, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू अमाउंट ट्रांसफर किया गया फॉर पर्पसेस अदर देन एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट, तो देन up to 7 lakh there will be no TCS, and after that 20% directly. So now we will have to see here that in this question remittance हो रहा है 12 lakh का, तो उसमें से up to first 7 lakh there will be no TCS. तो in respect of this remittance on first 7 lakh there will be no TCS. On next 5 lakh there will be TCS at the rate of 20%, that will be rupees 1 lakh. एंड रही बात ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज की, तो उसमें टीसीएस रहेगा डायरेक्टली ऑन 7 लाख एट द रेट ऑफ 5%, अप टू 7 लाख इट इज 5% ऑन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, सो 5% का रेट एप्लीकेबल रहेगा इसमें, सो विच इज रुपीज 35,000. सो टोटल टीसीएस टू बी कलेक्टेड इज रुपीज 1,35,000. सो दीज आर द आंसर्स टू इनकम टैक्स पार्ट. नाउ वी विल मूव ऑन टू द जीएसटी पार्ट. GST में there are again these two case scenarios, case scenario number 3 and 4, and then GST में आप देख सकते हो उसके बाद में 2 क्वेश्चन है, 1 मार्क का और 2 मार्क का. ओके, सो लेट अस सी दिस. चलिए, रघु इंपेक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ यूपी. अगेन द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड? ऑन गेटिंग टेम्पररी रजिस्ट्रेशन रघु इंपेक्स लिमिटेड नीड्स टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अप टू विद इन हाउ मेनी डेज. सो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कब मिला. रघु इंपेक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ यूपी was involved in supplying stationery items on pan India basis. The company did not opt for registration under GST. The proper officer of GST based on inquiry finds that the company is liable for registration and he registers it on temporary basis on 21st January 2023. So temporary basis पे उसने रजिस्टर किया प्रॉपर ऑफिसर ने. तो ऐसे केस में बस यही पैराग्राफ रिलेवेंट है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए. ऐसे केस में विद इन हाउ मच टाइम डज ही नीड टू अप्लाई? सो देयर इज अ प्रोविजन अंडर सेक्शन 25, सेक्शन 25(12) है जहां तक के ऑफ द CGST एक्ट, दैट if the proper officer gives temporary registration then the person has to apply within 90 days time. So 21st Jan 2023 plus 90 days, 21st Jan 2023 प्लस 90 डेज, इतना टाइम रहता है. या तो इतने समय में वो अपील फाइल कर सकता है अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन विच हैज बीन अलॉटेड. सो 90 डेज अगर आप गिनोगे तो जनवरी के 10 डेज प्लस फरवरी के 28 डेज, मार्च के 31 डेज, ये हो जाता है 69 डेज प्लस 21 डेज ऑफ अप्रैल. सो इट विल बी 21st April. दिस डे विल कम टू 21st day of April 2023. So the correct answer should be option C. He should apply for temporary registration within a period of 90 days. I will show this to you in the chapter related to registration. So देखिए ये registration chapter है हमारी किताब का. इसमें if a person applies for registration, he gets the registration on a temporary basis, he will have to apply within a period of 90 days. As you can see, सेक्शन 25(12) मैंने गलत बोल दिया था, इट वॉज सेक्शन 25(8), ओके, विद इन विच द पर्सन हैज टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 90 डेज. फॉर्म नंबर इज GST REG 12. एंड उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी ने अगर अपील करने के बावजूद रजिस्टर करने की लाइबिलिटी को अपहोल्ड किया है तो विद इन 30 डेज फिर अप्लाई करना होगा. इन दैट केस ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बाद में सिर्फ 30 दिन का समय मिलेगा. सो द आंसर शुड बी ऑप्शन C. नेक्स्ट क्वेश्चन. In respect of printing materials supplied in the month of February 2025, the company shall be subjected to a total GST TDS of how much rupees, ignoring the bifurcation. Okay, so total TDS का amount निकालना है. Now TDS का rate होता है total 2%. If it is CGST SGST then 1 plus 1%, or if it is IGST then 2%. And you also know that GST TDS is covered under section 51 of the CGST Act. Let us see the information. Again, this whole second paragraph seems to be related to the TDS thing, and उसके बाद में कुछ इनवॉइस और क्रेडिट नोट से संबंधित मैटर लिखा हुआ है, तो वो अगले क्वेश्चन से संबंधित है. सो द कंपनी मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल्स. सो
in February 2025. So as you can see, to Telangana State Agriculture Department for an invoice of 2,60,400. अब ध्यान से देखिए कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, उत्तर प्रदेश में, और कंपनी ने किसको बिलिंग किया है, तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, फॉर एन इनवॉइस वैल्यू ऑफ 2,60,400 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट 5%. नाउ टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली इफ द वैल्यू इज more than rupees 2,50,000, only if the value exceeds rupees 2,50,000. तो अभी 2,60,400 तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, एंड द वैल्यू दैट वी सी फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी. सो ये मैं टीडीएस वाला भी चैप्टर जो है वो यहां पर आपके सामने लेकर के आ रहा हूं. यू कैन ऑब्जर्व टीडीएस से रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या एप्लीकेबल हो रहे हैं. सो टीडीएस, सी द रेट ऑफ टीडीएस इज 2%, 1% of CGST and 1% of SGST. If the total value of such supply under a contract exceeds 2,50,000 rupees, तभी TDS काटने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लायबल रहेगी. सो अब देखिए रेट ऑफ डिडक्शन तो 2% है, ओनली इफ द वैल्यू एक्सीड्स 2,50,000. इफ द वैल्यू इज अप टू 250 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अब इस केस में आप देखोगे, पहले वाले केस में also the value to be taken is the value excluding GST. देखो क्लियरली लिखा है, the amount indicated in the invoice excluding the CGST, SGST etc. is the value of supply for the purpose of TDS. This is also given to us. तो अब आप ये क्वेश्चन पे वापस आएंगे तो आपको मिलेगा, तो फर्स्ट वाले सप्लाई के लिए 2,60,400 is the value including GST into 100 upon 105. So 260,400 into 100 upon 105, ये होता है 2,48,000. So as per this, the value of the supply of this contract value is less than rupees, not more than 2,50,000. Therefore, no TDS for the first scene. No TDS. Then second scenario, UPGST स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट, मतलब उत्तर प्रदेश की जो स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट को सर्विसेज दिया है प्रिंटिंग की, और फॉर इनवॉइस वैल्यू ऑफ 2,80,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट 12%, डिलीवरिंग एट नोएडा इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. नाउ अगेन 2,80,000 का वैल्यू है, आपको चेक करना है 2,80,000 into 100 upon 112 because the value given is inclusive of GST. So the value comes to 280 into 100 upon 112, 2,50,000 होता है. Now the tricky part, this is also not more than 2,50,000. Therefore there will be no TDS. कुछ स्टूडेंट्स इसमें शायद कंफ्यूज हुए होंगे because the wordings given is only if the contract value of supply under a contract exceeds rupees 2,50,000. एक्सीड किया तो एग्जैक्ट 250 पे भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा. सेकंड वाले केस में भी नो टीडीएस. देन थर्ड सप्लाई इज मेड टू दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ओन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. नाउ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी जो है, देखिए इवन इफ देयर इज एनी कॉर्पोरेशन विच इज सेटअप बाय द गवर्नमेंट, एज यू कैन सी authority or a board set up by the government, established by the government with 51% or more participation, तो उनके ऊपर भी TDS प्रोविजन तो अप्लाई होते हैं वैसे. So as you can see गवर्नमेंट ओन्ड है क्लियरली, तो इट विल फॉल अंडर दिस. अब TDS की बात करते हैं. सप्लाई इज मेड टू दिस कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली फॉर सप्लाई, अब जीएसटी में इसको स्टेट मानते हैं वैसे तो, टू इट्स सेंट्रल स्टोर्स लोकेटेड इन गाजियाबाद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो सप्लाई कहां किया जा रहा है? टू इट स्टोर्स लोकेटेड इन गाजियाबाद इन उत्तर प्रदेश फॉर एन इनवॉइस वैल्यू ऑफ रुपीज 2,97,360. नाउ दिस प्रिंटेड मटेरियल्स आर बीइंग सप्लाइड वेयर? टू इट्स सेंट्रल स्टोर्स लोकेटेड इन गाजियाबाद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. अब ऐसे केस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक प्रोविजन है, if the supplier, location of supplier and the place of supply are in one state and the recipient is located in another state, then again TDS provision will not apply. So इस केस में रघु इंपेक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, तो डेफिनेटली द लोकेशन ऑफ सप्लायर तो उत्तर प्रदेश है. प्लेस ऑफ सप्लाई, नाउ सी, for supply to its central stores located in Ghaziabad in the state of Uttar Pradesh. So it seems that the supply is being made
सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल्स है, मतलब इट इज क्लियरली अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होता है द प्लेस वेयर दे आर ट्रांसपोर्टेड, वेयर दे आर डिलीवर्ड। So where movement is involved, the place where the goods are supposed to be delivered. So place of supply is also Uttar Pradesh, even though the recipient is located in Delhi. The recipient is located, registered in the Union Territory of Delhi. So ऐसे केस में you can see in TDS there is this exception. देखिए proviso to section 51(1). When the location of the supplier and the place of supply is in a state or union territory which is different from the state or union territory of registration of the recipient, there will be no TDS. So if you observe state, ये वाला एग्जाम्पल, ये दोनों यूपी में है, स्टेट ए में है, और रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन दिल्ली, so there will be no TDS under section 51. This is the scenario. So we will go with option, इसमें भी no TDS रहेगा, therefore no TDS, even though you can see the contract value even after removing GST would have been more than 2,50,000, है ना, 18% हटाते थे तो भी 2,52,000 आता था, but still there would be no TDS in this respect. So no TDS for all the three of them. So the answer to question number 10 would be TDS amount would be nil in this respect. There would be no TDS. Then the next question being asked is for the date. तो डेट के बारे में लिखा है मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग द डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट इन द जीएसटी रिटर्न। तो डिटेल्स ऑफ क्रेडिट नोट कैन बी डिक्लेयर्ड इन द जीएसटी रिटर्न अप टू 30th November ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ओके, इन विच द इनवॉइस इज इशूड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 30th November, और द ड्यू और द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सो आप देखिए, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। In the month of September 24, company found that while issuing invoice to a customer, the company erroneously charged higher value by 52,000. Such invoice was issued on 31st March 24. तो मतलब फाइनेंशियल 23-24 का इनवॉइस है। कंपनी इशूड अ क्रेडिट नोट ऑन 1st October 24, क्योंकि सितंबर में पता चला। कंपनी फाइल्ड रिलेवेंट एनुअल रिटर्न ऑन 15th June 2025. एनुअल रिटर्न, रिलेवेंट एनुअल रिटर्न मतलब इट इज प्रोबेबली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, जिसका एनुअल रिटर्न का वैसे तो ड्यू डेट ही 31st December 24 होता है, बट मे बी फॉर वॉट एवर रीजन एक्सटेंडेड एंड फाइल्ड इवन आफ्टर दैट। रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर वर फाइल्ड ऑन 31st October एंड 19th November. तो सितंबर मंथ से कुछ कंसर्न नहीं है, सितंबर का रिटर्न आप कभी भी फाइल करो। अक्टूबर का रिटर्न 19 नवंबर को फाइल किया। नाउ लास्ट पॉसिबल डेट बाय विच यू कैन रिपोर्ट इज द 30th day of November. अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी आंसर रहेगा, बिकॉज एज पर क्लियर प्रोविजंस ऑफ द लॉ सेक्शन 31 के हिसाब से तो डिटेल शुड बी रिपोर्टेड बाय मैक्सिमम 30th day of November, ओके। बट 30th day of November के पहले आप डिटेल्स कब रिपोर्ट करोगे? सो जब आप रिटर्न फाइल करोगे, आपने लास्ट रिटर्न अक्टूबर का ऑलरेडी फाइल कर दिया है, कहां पर फाइल किया है? ऑन 19th November. सो उस हिसाब से देखोगे तो 19th November आंसर आएगा। देखिए, डेट ऑफ एनुअल रिटर्न तो बात की है 19th November, बिकॉज उसके बाद कोई रिटर्न आप फाइल नहीं कर रहे हो 30 नवंबर तक के। बट अगर सिर्फ लीगल प्रोविजन की बात करें, मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग द डिटेल्स इन द जीएसटी रिटर्न शुड बी 30th day of November. This is the correct answer. But मे बी ICAI का जब सजेस्टेड आंसर आएगा तो दे मे गो विद दिस एज वेल, बिकॉज प्रैक्टिकली स्पीकिंग 19th November के बाद आप कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो अप टिल 30th November. अक्टूबर मंथ का रिटर्न आप 19th November को फाइल कर चुके हो, एंड रिटर्न को ऐसे रिवाइज करने का प्रोविजन अवेलेबल रहता नहीं है। सो 19th November कुड ऑल्सो बी गिवन एज द फाइनल आंसर बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस कि आफ्टर दैट नो रिटर्न कुड बी फाइल्ड। ओके, आप लोग वेट कर लो थोड़ी देर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 4। अब इसमें आपको क्या दिया है, देखिए, महादेव हाउसिंग सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन लखनऊ। अब इसमें आपको काफी सारा डेटा दिया है, ऑलमोस्ट 1.5 ऑलमोस्ट 2 पेजेस का इंफॉर्मेशन है, और आपको क्वेश्चंस पूछे हैं। टोटल वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई, अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट द सोसाइटी कैन अवेल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, एंड ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी बिफोर आईटीसी। ये 3 क्वेश्चंस बेस्ड है, 2 मार्क्स ईच। नाउ दिस इज द होल इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। सो बस डेटा इस फॉर्मेट में दिया, इसलिए 2 पेज में जा रहा है, जबकि इतना बड़ा डेटा नहीं है। देखिए,
Mahadev Housing Society is registered under GST in Lucknow, Uttar Pradesh. Society has in all 200 flats and 20 shops. इसमें सोसाइटी के पास में 50, 50, 50, 50 ऐसे 200 फ्लैट्स हैं, कुछ 3 BHK हैं, कुछ 4 BHK हैं and 20 shops हैं. Now society has received or paid the following amounts in the month of January 25. तो मेंटेनेंस चार्जेस पहला पॉइंट, 3 BHK के लिए 8000 है एंड 4 BHK के यूनिट के लिए 100 है. नाउ यूनिट्स कितने हैं, तो 100 यूनिट्स है 3 BHK के. एज यू कैन ऑब्जर्व 50 फॉर ब्लॉक ए एंड 50 फॉर ब्लॉक सी. एंड सिमिलरली 100 यूनिट्स है 4 BHK के 50 ईच. तो ये 200 रेसिडेंशियल फ्लैट्स हैं. उसके अलावा 20 शॉप्स हैं एंड शॉप से जो मेंटेनेंस चार्जेस ले रहे हैं वो 7000 ड्यूरिंग द मंथ है, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम लोग ये देखते हैं पहला पॉइंट, मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्टेड इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 1000 फॉर अ 3 BHK फ्लैट एंड 1500 फॉर अ 4 BHK फ्लैट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. So now if you remember, there is an exemption with respect to such maintenance charges collected by a resident welfare association if the amount collected per member is not more than rupees 7500. अब यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स भी कलेक्ट किया उन्होंने, तो प्रॉपर्टी टैक्स को मिला करके 8000 हो रहा है, बट एक्सक्लूडिंग द प्रॉपर्टी टैक्स द वैल्यू इज एक्चुअली ओनली रुपीज 7000 पर फ्लैट. एंड प्रॉपर्टी टैक्स को एक्सक्लूड करके ही देखते हैं बिकॉज दीज आर स्टैट्यूटरी ड्यूज. तो इसको सर्कुलर के थ्रू उन लोगों ने पहले ही क्लैरिफाई किया कि इसको इंक्लूड नहीं करते. सिमिलरली वो 10000 में से 1500 प्रॉपर्टी टैक्स का वैल्यू है, तो उसके अलावा बाकी का वैल्यू बचता है 8500 विच इज स्टिल मोर देन 7500. तो ये 8500 तो टैक्सेबल रहेगा. दिस 8500 into 100 flats would be taxable, that is rupees 8,50,000, राइट. 8,50,000 का पोर्शन तो टैक्सेबल रहेगा. बट ये जो 3 BHK वाले फ्लैट्स है इसके रिस्पेक्ट में 7000 का जो कलेक्शन है ये एग्जेम्प्ट रहेगा. 7000 का कलेक्शन क्यों, क्योंकि ये 7500 से कम है. आपको इससे संबंधित अब ये क्वेश्चन को हम केस स्टडी बोल सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन इंटीग्रेटेड वे में दी गई है. सो आपको दिया है मेंटेनेंस चार्जेस बाय कमर्शियल शॉप, इंटरेस्ट ऑन FD, जनरेटर्स वर परचेस्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर, तो ये तो इनवर्ट सप्लाई हो गया. पाइप्स एंड अदर सैनिटरी फिटिंग्स वर परचेस्ड, अगेन इनवर्ट सप्लाई. ITC से रिलेटेड इसका डिस्कशन होगा. 3 मेंबर्स ओन 2 फ्लैट्स ईच ऑफ द 3 BHK टाइप. तो 3 मेंबर्स जो है वो लोग सिर्फ 7000 रुपए नहीं दे रहे, वो लोग 14,000 रुपए दे रहे, बिकॉज 7000 into 2. बट स्टिल the ownership is to be seen, the value of threshold value is to be seen flat wise, property wise and separately and not owner wise. तो 7000 रुपए ही देखेंगे तो इस इंफॉर्मेशन से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, नो डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट. ओके, क्लियरली देयर इज अ सर्कुलर बेस्ड ऑन दिस. लेट मी शो यू इन द एग्जेम्पशंस चैप्टर. एग्जेम्पशंस चैप्टर में इससे रिलेटेड एक सर्कुलर है. पहले तो इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूं. सीरियल नंबर, एंट्री नंबर 77 ये वाली एंट्री देखिए. इसमें लिखा है सर्विसेज बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड टू इट्स ओन मेंबर्स बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन. तो उसमें लिखा हुआ है एज अ ट्रेड यूनियन or for the provision of carrying out any activity which is exempt from the levy of GST or up to an amount of 7500 per month per member for sourcing of goods or services from a third person for the common use of its members in a housing society or a residential complex. तो 7500 वाला exemption जो है वो सिर्फ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल है. अब नीचे स्पेशल नोट में लिखा है कि स्टैट्यूटरी ड्यूज सच एज प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस forming part of the monthly maintenance bill would be excluded while computing the aforesaid monthly limit. Also, these dues which are collected are in the nature of carrying out any activity which is exempt from the levy of GST. क्योंकि आप देखिए यहां पर ध्यान से, तो ये जो 1000 रुपीज ऑन बिहाफ ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट किया जा रहा है, तो ये तो खुद ही एग्जेम्प्ट है ना, बिकॉज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज देती है, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू नॉन बिजनेस एंटिटी, तो उसमें तो एग्जेम्पशन मिलता है. सो
ये 1000 भी एग्जेम्प्ट रहेगा और ये 1500 भी एग्जेम्प्ट रहेगा. दिस विल नॉट बी टैक्सेबल. तो अभी तक के सिर्फ ये 8500 इंटू 100 टैक्सेबल है. सो इफ यू टॉक अबाउट द फ्लैट्स, तो फिर ये पूरा 8000 प्लस 1500, मतलब चलो ये वाले फ्लैट्स में हो जाएगा, एग्जेम्प्ट का वैल्यू हो जाएगा 8000 इंटू 100 फ्लैट्स, मतलब रुपीज 8 लाख, और इसमें हो जाएगा 1500 इंटू 100 एग्जेम्प्ट पोर्शन का वैल्यू, मतलब 1,50,000. सो एग्जेम्प्ट वैल्यू अभी तक के हो चुका है 8 लाख प्लस 150. ऑप्शन में 950 नहीं है, तो और भी कुछ एग्जेम्पशन हो सकता है फिर. यस, सी दिस वन, इंटरेस्ट ऑफ 75,000 रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद अ नेशनलाइज्ड बैंक वुड आल्सो बी एग्जेम्प्ट. इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता है अनलेस वो क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट है. सो देयर वी गो, एग्जेम्पशंस का टोटल वैल्यू मिल गया 8 लाख एज यू कैन सी, प्लस 1,50,000 प्लस 75,000. सो टोटल वैल्यू एग्जेम्प्ट इज रुपीज 950 plus 75, 10,25,000. This answer is correct. 8 lakh plus 1,50,000 plus 75,000. Still, let us go through the other points. There seems to be no other point related to exemption. So this is fine, correct. So now this will be the answer. Then question number 13. Amount of ITC that can be availed for the month of January 25. Now, ITC can be availed only in respect of those inputs which are used for taxable supplies. अब आपको लिखा है 4 generators each costing 1 lakh were purchased from a registered supplier for power backup of the blocks. Now आपको इसके रिस्पेक्ट में सर्कुलर भी आपके नोट्स में मैंने दिया था. तो जनरेटर्स या कोई आप फिटिंग्स वगैरह खरीदते हो तो उसका भी आप क्रेडिट ले सकते हो. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. As you can observe here, the ITC can be taken in respect of capital goods such as generators, okay, or pipes, sanitary fittings, etc. Credit definitely can be taken, whether the goods are capitalized or not, but only in respect of discharging those liabilities where the supply value is more than 7,500 per month. और मेंबर्स का क्लब नहीं होता है, सेपरेटली अपार्टमेंट वाइज होगा. तो ये भी आपको उसी सर्कुलर में क्लैरिफाइड है. इफ यू वांट, दिस इज द सर्कुलर नंबर 109 डेटेड 22 जुलाई. सो उसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. अभी 4 जनरेटर्स हैं. ऑफिस 2 वर इंस्टॉल्ड फॉर 3 BHK ब्लॉक्स. तो ये 2 जनरेटर्स का ITC नॉट अवेलेबल, ITC नहीं मिलेगा. एंड 2 वर इंस्टॉल्ड फॉर 4 BHK ब्लॉक्स, ये 2 जनरेटर्स का ITC मिलेगा. अमाउंट कैपिटलाइज इन द बुक्स बट नो डेप्रिसिएशन चार्ज. तो इसका ये 2 जनरेटर्स के रिस्पेक्ट में ITC मिलेगा. बट अगेन 4 BHK ब्लॉक्स में आप देखो तो टोटल कंसिडरेशन 10,000 है, उसमें से 1,500 रुपए तो एग्जेम्प्ट है. सिर्फ 8,500 मतलब 10 लाख में से 1,50,000 एग्जेम्प्ट है, 8,50,000 ही टैक्सेबल है. तो ये कॉमन क्रेडिट के रूप में आ जाएगा. बट उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है इग्नोर द इफेक्ट ऑफ कॉमन क्रेडिट इफ एनी. सो सी इंटरमीडिएट के लेवल पे कॉमन क्रेडिट के प्रोविजन है भी नहीं. तो मतलब हम लोग पूरा 4 BHK ब्लॉक्स के रिस्पेक्ट में जो जनरेटर है उसका पूरी तरह क्रेडिट ले सकते हैं. सो इट विल बी 1 लाख रुपीज इंटू 2 जनरेटर्स इंटू 9% ईच. ओके, आपको लिखा है कि इंट्रा स्टेट सप्लाईज है सारे. तो 9% ईच, ये CGST और उतना ही SGST. तो 1 लाख इंटू 2 लाख, 2 लाख का 9% होता है 18,000 फॉर द जनरेटर्स. ओके, 18,000 CGST एंड उतना ही SGST. इतना क्रेडिट आप ले सकते हो, इतना ITC. देन पाइप्स एंड अदर सैनिटरी फिटिंग्स कॉस्टिंग 25,000 वर परचेज फॉर ब्लॉक A फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर एंड डेबिटेड इन द P&L अकाउंट. तो P&L अकाउंट में डेबिट हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ब्लॉक A के लिए खरीदा है. सो ब्लॉक A इज फॉर 3 BHK फ्लैट्स जिसके रिस्पेक्ट में सारा कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है. सो ये वाले इनपुट का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. नो ITC विथ रिस्पेक्ट टू दिस बिकॉज ब्लॉक A एग्जेम्प्ट सप्लाई करने के लिए लिया है. सो ITC वुड बी अवेलेबल ओनली टू दिस एक्सटेंट 18,000 CGST and 18,000 SGST. So we will go with option A, 18,000 each. ITC that can be availed would be 18,000 each. All right. Then question number
14 पूछा है द ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बिफोर रिडक्शन ऑफ आईटीसी, ग्रॉस लाइबिलिटी, तो उसके लिए आपको टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू निकालना होगा. इट विल बी 8,50,000 प्लस ये वाला 1,40,000, 20 into 7,000. So taxable supplies value will be 850 plus 140, that is rupees 9,90,000. 9,90,000 जो है वो टैक्सेबल रहेगा. 9,90,000 पे आपका 9% सीजीएसटी रहेगा एंड 9% एसजीएसटी. सो 9,90,000 to 9% would be 89,100. CGST and SGST ही options में, it's all considered as an intra-state supply definitely. That's it. So this was a good question, comprehensive case study based question जिसमें आपको काफी डेटा को लिंक करके सोचना था. Now the next couple of questions are standalone questions. Next question is Nilenkol Chamber of Commerce organized a business summit. आपको पूछा क्या है? Value on which Safal Private Limited is liable to pay GST. तो आपको वैल्यू पूछे. Safal Private Limited, a registered manufacturer of ready-made garments, sponsored the summit and paid a sponsorship fee of rupees 1,50,000 to Nilenkol Chamber of Commerce. Mr. Godbole, अब तो ये एक चीज हो गई. Sponsorship fees paid. Now sponsorship fee paid would be covered under reverse charge mechanism if the recipient is a body corporate or a partnership firm, and after the amendment if the supplier is any person other than body corporate. So ये देखिए, ये यहां पर ये छोटा सा अमेंडमेंट है. Supplier is supposed to be a person other than a body corporate. So this is based on an amendment. अब ये अमेंडमेंट कब से लागू हुआ था? बिकॉज ये तो लेटेस्ट वाले नोट्स हैं. लेट मी सी द जीएसटी अमेंडमेंट नोट्स एंड देन आई विल कंफर्म यू कि ये वाले एग्जाम के लिए आंसर क्या रहेगा. सो लेट मी जस्ट गो थ्रू द जीएसटी अमेंडमेंट नोट्स. यस, दिस इज द अमेंडमेंट नोट. इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्स चार्ज. तो रिवर्स चार्ज में यस, this amendment has been brought into effect from 16th Jan 2025. This part, this is the amendment. तो इसमें क्या होता है कि if the supplier of service is other than a body corporate and the recipient is any body corporate or a partnership firm, तो for sponsorship service still reverse charge will be applicable. अब इस क्वेश्चन में यहां पर ये चेंबर ऑफ कॉमर्स एक एसोसिएशन है, लेकिन ये कोई कंपनी है ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है. सो वी विल अज्यूम दैट दिस इज अ नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, and the recipient Safal Private Limited is clearly a company, so it is a body corporate, right? So ऐसे केस में अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट से बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस मिल रही है तो रिवर्स चार्ज लगेगा. तो ये 1,50,000 will be covered under reverse charge and Safal Private Limited would be liable to pay GST. And then next part is Mr. Godbole, an independent director of Safal Private Limited, provided the taxable services worth 40,000 to the Safal Private Limited. द क्या होते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर इन दिस रिगार्ड्स. तो उस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने सर्विसेज प्रोवाइड किया डायरेक्टर की कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं. तो इसमें तो डेफिनेटली रिवर्स चार्ज लगता ही है. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर टू द कंपनी. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, सो ही इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस एज वेल. So total amount on which reverse charge would be applicable would be option A, rupees 1,90,000. Option A. And then the last question given here is Mr. Anant, an unregistered person, rented his commercial building to Messrs. ABC and Company, a registered partnership firm under the GST in the state of Tamil Nadu. So student ने यहाँ पर बराबर RC reverse charge का लिख दिया है because the supplier is an unregistered person and the recipient is a registered person. तो again ये भी देखिए amendment में ही आया है इस साल. So 16 Jan से if the services of renting of any immovable property other than residential dwelling, supplier is an unregistered person and recipient is a registered person, तो फिर रिवर्स चार्ज लगता है. आगे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको पूछा है टाइम ऑफ सप्लाई. ओके, रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई. फॉर द मंथ ऑफ November 24, the firm paid rent by NEFT on 29th of November, whereas the invoice was issued by Mr. Anant in advance on 25th of November. Now in this case, Anant is a person who is not even liable to issue the invoice. Anant is not liable to issue the invoice because he is an unregistered person. So who is liable to issue the invoice?
It is the recipient who is liable to issue the invoice. So again let me see कि ये invoice वाला provision amend हुआ था क्या before this particular examination. So yes, okay, again ये amendment November 2024 से लागू हो चुका है. So the registered person who is liable to pay tax shall within the period prescribed shall be liable to issue the invoice, right? और इससे related टाइम ऑफ सप्लाई में भी चेंजेस आए होंगे. फिर टाइम ऑफ सप्लाई में भी चेंजेस आए हैं. सो दिस इज द प्रोविजन रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई. एग्जैक्टली दिस इज द चेंज विच हैज बीन मेड एप्लीकेबल फ्रॉम सितंबर एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स. तो टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज में क्या देखते हैं, तो उसमें देखते हैं डेट ऑफ पेमेंट हैज एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट और डेट व्हेन इट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द इश्यू ऑफ इनवॉइस by the supplier where the invoice is required to be issued by the supplier. Now if the supplier is unregistered, so he does not need to issue the invoice. And date of issue of invoice by the recipient in case where the invoice is to be issued by the recipient. तो अब ये केस में recipient registered है, supplier unregistered है और reverse charge का केस. तो supplier is not liable to issue the invoice. So ऐसे केस में we will take the date of payment which is 29th November. बुक्स में भी एंट्री 29th नवंबर को हुई है. एनईएफटी से पे हुआ है तो बैंक अकाउंट में भी डेबिट 29 नवंबर को हुआ होगा रेसिपिएंट के. एंड वी विल कंपेयर इट विद द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द कंपनी, द पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म. अब उन्होंने तो इनवॉइस इशू किया ही नहीं, उसके बारे में कुछ दिया नहीं है. इनवॉइस इशू किया है मिस्टर अनंत ने. मिस्टर अनंत तो सप्लायर है. सप्लायर की इनवॉइस का यहां पर कोई वैल्यू नहीं है. और अगर आप सप्लायर का इनवॉइस लेते भी हो तो टाइम ऑफ सप्लाई में उसमें 60 days के बाद वाला दिन लेना होता है. तो उसके तो पहले पेमेंट हो ही चुका है. सो वी विल क्लियरली से दैट 29th November will be the date of payment, will be the time of supply in this case. So we compare 61st day and the time of and the date of payment. But as per me 61st day ये डेट से नहीं लेना चाहिए because now after the amendment the invoice is not required to be issued by this unregistered supplier. We should have rather considered date of invoice issued by the recipient, which is not given in the question. Okay, in case where invoice is issued by the recipient, but recipient has not issued the invoice, so we will go with the date of payment recorded in the books of the recipient or debited in his bank account, which is 29th of November. So this will be the time of supply. So friends, these are my answers. Now if you feel that there is any confusion, please let me know. पॉसिबल हुआ तो मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा. यू कैन फॉलो फॉर मोर नोट्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल CA पवन साडा आप सर्च कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. And I will be also solving the descriptive part and I will be uploading the paper for that for you. Thank you friends.